औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सियासी शतरंज में एक नया मोड़ आ चुका है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला सुनाते हुए तोशाखाना केस में सजा मौतल और जमानत पर रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। मगर तोशाखाना केस में सजा मौतल होने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई को रिहाई का परवाना ना मिल सका और वो अब भी अटक जेल में असीर हैं, क्योंकि वो साइफर गुमशुदगी केस में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर उन्हें कल जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को रिहाई के लिए साइफर गुमशुदगी मुकदमे में भी जमानत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और एफआईए इंसदाद दहशतगर्दी विंग की तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन पीटीआई को बाकायदा तौर पर शामिल तफ्तीश भी कर रखा है और इस सिलसिले में तफ्तीशी टीम ने चंद दिन कबल अटक जेल में जाकर भी चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश की थी। अब सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सजा को मुअत्तल तो कर दिया गया है, मगर इसे खत्म नहीं किया गया है, जबकि नाअहली भी बरकरार है। तो फिर आज के फैसले का चेयरमैन पीटीआई को कितना फायदा मिल सकेगा, जानेंगे आज के शो में। और चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को मजीद गैर कानूनी और बिला जवाज गिरफ्तार न किया जाए और इदारों को उनको कहा जाए कि उन्हें गिरफ्तार न करें। क्या अदालत की जानिब से ऐसा कोई हुक्म भी सुनाया जा सकता है? इसको भी आज डिस्कस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई को मजीद किसी भी केस में गिरफ्तार न किया जाए, क्या अदालत के पास ये पावर है? इसको भी आज हम कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू करके जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अजहर सिद्दीक साहब से गुफ्तगू करूं, जो कि पीटीआई के सीनियर वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, माहिर कानून भी हैं, मेरे साथ मौजूद है एक और बड़ी अच्छी शख्सियत जिनका नाम है राना अबरार साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और साथ साथ तोशाखाना केस के इनको बानी भी कहा जाता है कि इनकी वजह से इन्होंने डिमांड की थी कि ये सारी डिटेल्स अवाम के लिए पब्लिक की जाएं, जिसके बाद ये केस सामने नमूदार हुआ। राना अबरार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अब ये बताइए कि पीटीआई वाले तो पहले आपको बहुत बुरा भला कहते रहे कि आपकी वजह से ये केस बना, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा कि वो वक्त बहुत करीब है, अनकरीब पीटीआई वाले आपकी तारीफें करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ये तोशाखाना की छुरी बहुत सारे और सियासतदानों पर भी फिरने वाली है। अबरार साहब देखें, मैंने जब पहले दिन से तला साहब इस मामले का आगाज किया था, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मैंने तफसीलात मांगी थी इमरान खान के तहफ़ की, तो उस वक्त भी मुझे मालूम था कि ये सारा मामला ओपन होगा और आपने देखा कि तमाम रिकॉर्ड 2002 से 2023 तक का ओपन हो गया है और उससे पिछला रिकॉर्ड भी 1973 से लेकर 2002 तक का वो भी ओपन होना है। जब एक रिकॉर्ड ओपन हो जाता है तो ये ओपन फील्ड बन जाती है और मैं इस बात पर हैरान हूं कि पाकिस्तान में बड़े अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट पाए जाते हैं, वो अब तक इन मामलों को बाकी लोगों के चीज़ों को जो खोज चुके होते, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर चुके होते। तो मैं ये है कि तफसीलात नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं और जल्द ही मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि तोशाखाना पार्ट 2 भी आ सकता है। बट तफसीलात अगर इस वक्त ना पूछें तो, क्योंकि जब इनकम्प्लीट होती है ना, या तो कंप्लीट हो चुकी, कंक्लूड हो चुकी हो इन्वेस्टिगेशन, जब इनकम्प्लीट हो तो इस वक्त के सामने हक़ाइक़ की बुनियाद पर मैं कोई बात कर दूं किसी के बारे में और बाद में मजीद वो कुछ तब्दील हो जाए राय उसके ऊपर या सिचुएशन चेंज हो जाए तो फिर एम्बैरेसमेंट हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब वो कंक्लूड हो जाएगा तो मैं उसको सामने ले आऊंगा। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि तहफ़ तो सब ने लिए हैं और ये एक बात मैं बता दूं आपके प्रोग्राम में कि तहफ़ एज पर रूल्स को मुकम्मल फॉलो करते हुए तहफ़ रिटेन करना कोई गैर कानूनी नहीं और ना ही इसको चोरी कहा जा सकता है। इमरान खान का जहां तक मामला है, इमरान खान ने ये जो केस जिसमें आज इनकी जमानत हुई है, जिसमें सजा हुई थी, इमरान खान ने
तहफ़ रिटेन किए थे, लेकिन उनको डिक्लेयर नहीं किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। जो उनके सालाना एसेट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का प्रोफार्मा जमा कराना होता है, गोशवारा जिसको कहते हैं आम जबान में, उसमें डिक्लेयर नहीं किए थे, कंसीलमेंट की थी। और बाद में इनके वकला ने बताया कि वो तहफ़ बेच दिए गए थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि अगर तहफ़ बेच दिए गए थे तो उससे मिलने वाली जो रकम है वो इनकम में शो करनी जरूरी थी, लेकिन आपके मुवक्किल ने इनकम में शो नहीं की है। राइट। तो इसकी बुनियाद पर इन्हें सजा हुई थी। राना साहब, आपकी बदौलत जो इंफॉर्मेशन पूरे पाकिस्तान तक पहुंची, पूरी दुनिया में पहुंची कि तोशा खाना की बहती गंगा में किस किस ने हाथ धोया, और मैंने भी वो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं तो उसमें नजर आता है कि ड्राइवर ने, वैले ने, गनमैन ने, फलां सेक्रेटरी तकरीबन हर किसी ने इस बहती गंगा में हाथ धोया है। लेकिन ये चेक कौन करेगा किस किस ने मिस डिक्लेरेशन की है? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स अब तो टेलीविजन पे हो चुके हैं जिसमें नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, 1 करोड़ की खरीदारी की है, डिक्लेयर किया है 1 लाख। तो यकीनन कानून अगर सबके लिए बराबर है तो सबको सजा मिलनी चाहिए, न कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई को। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सबको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला फर्ज तो ये बनता है ना कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब तक इसको मीडिया इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा उस वक्त तक आप इदारों के को नहीं कह सकते, क्योंकि इमरान खान के मामले में भी तो कुछ चीजें सामने आई थी तो उसके बाद ही इदारे मुतहरक हुए। लिहाजा अगर आज खुद इदारे मुतहरक हूं तो इसको फिर इंतकाम भी कहा जाता है पाकिस्तान में। लिहाजा मैं कहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा इंतजार किया जाए और बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। आप आज जो केस है हमारे सामने उसके ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए, और खास तौर पर मैं ये बात सामने लाना चाहता हूं कि आज इमरान खान की जमानत उन जज साहब ने मंजूर की है जिनके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई हुई है। तला साहब, ये बात, मैं बिल्कुल कानूनदान नहीं हूं, मैं, आप भी नहीं हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये बात बड़ी अहम होती है कि जब मैंने एक जज साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एप्लीकेशन दी हुई है, उनकी पोजीशन को चैलेंज किया हुआ है एक लिहाज से, अब अगर वो मुझे रिलीफ देते हैं तो वो रिलीफ मशकूक हो जाता है। लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि हम इसको नजरअंदाज करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कुछ खबरें भी सुन रहे हैं, कुछ चीजें तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुजरिम इमरान अहमद नियाजी की बेगम साहिबा ने कुछ गैर मुल्की सफीरों के साथ मुलाकातें की हैं, और वो एक सफीर साहब हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क के एम्बेसडर हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और आपके सामने है ये बात कि एक और एप्लीकेशन दी गई है जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई, ये प्ली ली गई है कि इमरान खान को दीगर मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच आपके कीमती वक्त का, और आपकी यकीनन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जारी है और आप तोशाखाना 2 भी लेकर आने वाले हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई की कानूनी टीम के लीडर हैं, माहिर कानून हैं, अजहर सिद्दीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं, जिसके खिलाफ आपने अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है, जिसके खिलाफ पीटीआई के सोशल मीडिया पर कैंपेन जारी है ट्रोलिंग की, आज उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक आपको इंसाफ दे दिया है, आपके हक में फैसला किया, आपको रिलीफ मिला है, तो अब क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की दरखास्त वापस हो जाएगी, वो ट्रोलिंग डिलीट हो जाएगी? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहली तो बात मैं बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कोई एहसान नहीं किया, ना कोई फेवर की है, बल्कि डिले किया इस फैसले को, और आज यहां तक पहुंचे। इमरान खान साहब शायद जेल में इतना वक्त ना गुजारते जितना चीफ जस्टिस साहब के पहले जो फैसले, जो उनके पास मामला पेंडिंग पड़े हैं। अगस्त का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज हुआ था कि जहां इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, और ना ही सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत 120 दिन के बाद इस्तगासा चल सकता है। ये वो बड़े अहम इश्यूज थे। अब इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। बाकी जहां तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से मेरे तक कोई इतला नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो इश्यूज कुछ ऐसे हैं कि इनके पास, आपको पता, प्रॉफिटेड फंडिंग वाला केस मैं उसमें भी पेश होता रहा हूँ। टेरियन वाइड में जो कुछ किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे है। इस वाले केस में 3 दफा जुरिसडिक्शन का मामला जो खुद डिसाइड कर रहा था वो नीचे भेज देगा। बाकी ट्रोलिंग वॉलिंग के हवाले से देखिए, मैं वो पार्टी की तरफ से मौकफ आए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मुझे तो सिर्फ ये बताना है कि आज का अगर आप सिर्फ एक ट्वीट चला देना शहबाज शरीफ का, वो शर्म से डूबने का मकाम है उस आदमी के लिए। इस मुल्क का साबका वजीर आजम है, शर्म और हया कुछ पूछने के बाद पता चल जाता है। ये वो वाली ट्रोलिंग नहीं हो रही है
जो पनामा के केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था, निहाल हाशमी तौहीन अदालत में सजा पर हुई, तलाल चौधरी। अजहर सिद्दीक साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। अगर वो लोग मैं गलत उसको कर रहे हैं मैं तो उसको इसका मतलब सपोर्ट ये नहीं तो नहीं कर कि रहा। आप भी गलत करें। ना मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। सर मैं पीटीआई को सिर्फ भी ये सपोर्ट बताना ना चाह करें रहा ना सर, वो भी गलत कर रहे हैं कि जिस जज हूँ। का जिसके खिलाफ नहीं ट्रोलिंग की जा रही है, कैंपेन लेकिन चलाई जा रही है, उसी से इंसाफ मांगा जा रहा है। नहीं नहीं, देखिए मैं बात जो कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ का आज का फैसला, आज का ट्वीट पढ़ लें आप। जी जी। तौहीन अदालत तो वो है, बड़ा वाज़ेह तौर पर है, और एक इस मुल्क का साबका वजीर आजम इस तरह की जुबान इस्तेमाल करे। बाकी जहां तक है वो पार्टी मौक़िफ़ अब ले लेंगे, उनकी तरफ से ये बात आ जाएगी। मैं तो देखिए, मुझे बात करनी है आइन और कानून के मुताबिक, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का केस नहीं है। इसको नवाज शरीफ के केस के साथ कंपेयर करना बिल्कुल ज्यादती है कि यानी वो तो करप्शन का केस है, अरबों रुपए का। यहाँ क्या है कि आपने एनुअल डिक्लेरेशन को जमा नहीं कराई, कुछ क्या मिसमैच करने की बातें कर रही है। इनकम टैक्स का मामला था, आपको पता है, शहाते बड़ा शोर डाला रहा कि जनाब 43 हेरिंग। 43 हेरिंग का क्या ताल्लुक? केस जब शुरू होता है जब शहाते होती है, शहातों के बाद इमरान खान साहब के वकील और राइट। सारे मौजूद हैं। और आपने देखा, जब खुद शहादतों देने को कहा गया कि 3 शहादतें अहम नहीं है, वो पहले भी तो कहा कि आज ही पेश करें, बाद में कहा उनकी मर्जी है, अहम नहीं है। फिर अदालत ने जब कहा कि बैठ के इसका दायरा इख्तियार पहले तय करे, वो दायरा इख्तियार 3 दफा तय नहीं किया। और वो दायरा इख्तियार बड़ा सीधा है, सेक्शन 137 सब सेक्शन 4 के तहत 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर हो सकता था। राइट। एडमिटेडली बिल्कुल दायर नहीं हुआ, और गैर कानूनी तौर पर स्पीकर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नेशनल असेंबली एक रेफरेंस भेज दिया। वो बेबुनियाद वो रेफरेंस था। फिर हमने सबूत भी दे दिया। अगर माने इसमें कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस या मिस डेक्लेरेशन का मामला ये था कि जनाब सस्ता खरीदा, महंगा बेचा, कोई एक एविडेंस नहीं आ सकी। कहाँ गया वो ज़हूर नामी आदमी जो दुबई में था? वो आपके सामने बताया गया सस्ती खरीदी है। एक भी एविडेंस ऐसी नहीं आई जो एस्टेब्लिश कर सके कि जनाब ये सस्ती खरीदी लेकिन है। अभी तो केस दूसरा चलेगा ये ना है, अजहर साहब, अभी तो केस चलेगा ना, खत्म तो नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी देखिए इसकी हेयरिंग्स बाकी हैं। कितना केस और चलेगा अजहर साहब आपकी नजर में? देखिए, मैं तो ये समझता था कि मैं आज भी कहूंगा कि ये वाले केस को अपील को फौरन समाअत के लिए रखना चाहिए। और ये कोई लंबा मामला नहीं है, 2-2.5 घंटे का मामला है। सारा केस तो बहस हो गया था, अब रह क्या गया था इसके अंदर? यानी इसमें तो कुछ नहीं है, दायरा इख्तियार के ऊपर है। जो केस उठ जाए तो सजा वगैरह, अब इसमें एक प्रॉब्लम ही आनी है। अभी तक जो बात आई है कि राइट। वो सजा मुअत्तल की है, नाअहली मुअत्तल नहीं की है। अब जी हाँ। नाअहली जो है ना, इमरान खान साहब इलेक्शन तो नहीं लड़ सकेंगे, अगर चूंकि मेरे पास अभी तो ऑर्डर नहीं आया वो। लेकिन जो मुझे समझ आ रही है बात, इसलिए हम चाहते हैं कि अपील का फौरन फैसला लगाएं, अपील सुने, बैठकर खत्म करें। अजहर है क्या साहब, इसके अंदर? अजहर साहब कल क्या होना है? कल चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करेंगे, अदालत अटक जेल में लगाई जाएगी, और कहा जा रहा है कि पीटीआई की वकला टीम ने साइफर केस में सही तैयारी नहीं की थी, वरना अगर तैयारी प्रॉपर होती तो वो इस सिचुएशन को भी फेस करते और चेयरमैन पीटीआई को निकाल सकते थे इस मुश्किल से भी। मैं बड़े, देखिए, मैं ये भी बड़ी ज्यादती है, एक साजिश, एक कोशिश, जो पूरा जाल बुना गया लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर। साइफर तो शुरू हुआ है मार्च 2022 से। आज आज हम 17 महीने बाद जाकर एक पर्चा दर्ज कर रहे हैं, वो भी कानून में तरमीम करने के बाद। और ये जो साइफर की तैयारी करने की बात कर रहे हैं, क्या तैयारी का मतलब है? आपने देखा नहीं है सजाद कुरैशी साहब को, महमूद शाह महमूद कुरैशी को 12 दिन का रिमांड हो चुका है अब तक। 12 दिन का रिमांड किस केस के ऊपर? साइफर कोड डिकोड करने का, लीक करने की क्या बात है? मिनट्स ऑफ मीटिंग क्लासिफाई हो चुके हुए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट के पास हर एक, और बल्कि 2 हमारे सीनियर एंकर्स के पास भी उसकी कापियां मौजूद है। और वो कमाल की बात है, मुल्क की सालमियत के साथ कोई खेल रहा है तो हमें इसकी बात की पड़ी हुई है, वो साजिश आपने सामने कैसे ले आए? तो मैं ये जो ये इल्जाम लगा रहे हैं ना वकला का, ये वाला केस भी ख्वाजा हारिस ने बड़ा आसान तरीके से लड़ा है। क्या इतनी तेजी से ट्रायल उन्होंने करके अपने आप को फंसा लिया, और ये जैसे तोशा खाना नहीं जाना, इस सर तरह ख्वाजा साइफर का हारिस मामला ने भी इतने है। ऐसन तरीके से केस लड़ा तो फिर वो निकल क्यों गए बीच में से? तो अब मैं, देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ था उनके मुंशी के साथ। अजहर सिद्दीक अगर मुल्क से बाहर बैठा है, पेट्रोल बम्बों से घर पे हमला हुआ, फायरिंग हुई, उसके बाद वो अपना उनकी फैमिली के हवाले से कहने कही है, ये आप इन बात को ये छोड़ दें। ये पाकिस्तान में जो पार्सला नामी एक चीज चल रही है ना, ये इसने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। आपने जिस तरह की गिरफ्तारियां जो जो कई, आप मुझे ये बताएं, कितने लोग ऐसे हैं? मैं कितने लोग नाम बता दूंगा जिनको उठाकर घरों से ले गए हैं, कोई बहुत सारे पर्चे हैं, दर्ज नहीं ठीक। हुए, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई। कितना वक्त और चेयरमैन पीटीआई को कैद में गुजारना होगा अजहर सिद्दीक साहब? अच्छा, मेरी जो कैलकुलेशन है ना, मेरी कैलकुलेशन में पहले भी कई चैनलों में कह चुका हूं, मैं 40 डेज से ज्यादा नहीं मैं देख रहा। कल पेश करेंगे, कल वो रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, मजीद हालांकि ये 40 रोक नहीं डेज या सकते। टोटल 40 डेज?
टोटल 40 डेज से ज्यादा मैं नहीं देख रहा। अब क्या करना है, यानी यहाँ रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, अगला जो प्रोसेस है देखिए क्या हुआ। लेकिन गैर सर फील्डिंग भी तो लगी हुई है ना। आप इस फील्डिंग का मुकाबला 40 डेज तो आप बहुत कम कह रहे हैं। जिस तरह की फील्डिंग लगी हुई है आपको तो 400 डेज भी हो सकते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, रब्बे पाक की बड़ी कर्म नवाज़ी, इमरान खान 41वां दिन जेल में नहीं गुजारेगा इंशाल्लाह। उससे पहले पहले, चूंकि सारे झूठे बेबुनियाद केस हैं, जमानत कबल गिरफ्तारियां सब में हुई थी, जब अरेस्ट हुए उसकी वजह से वो जमानतें डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। लेट्स सी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे मजीद गुफ्तगू करते। आपका ये कहना है कि चेयरमैन पीटीआई 41वें दिन पर अगस्त की 5 तारीख करीब वो अरेस्ट हुए थे और फिर 41वें दिन कंप्लीट होने पर एज पर अजहर सिद्दीक साहब वो रिहा हो जाएंगे। इस वक्त वो रिहा नहीं हुए हैं। साइफर केस में उन्हें कल पेश किया जाएगा। देखना यह है कि कल अदालत में क्या होता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आप देखते रहिए सियासी शतरंज। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। बात होगी जमहूर की, क्योंकि जमहूर जुड़ा है जमहूरियत से और इस जमहूरियत में बिजली ने जमहूर की चीखें निकाल दी हैं। बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए आईएमएफ से पेश की इजाजत लेने का फैसला किया गया है और बताया जा रहा है कि बिना आईएमएफ की इजाजत के वैसे काफ़ी कुछ हो भी नहीं सकता इस वक्त टैरिफ में। आपको बताएं कि तवानाई डिवीजन के सुपुर्द काबीना इजलास में मुफ्त बिजली ख़त्म करके आपको बताएं कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपनाने का फैसला ना हो सका है। इजलास में पावर डिवीजन हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि वापडा तकसीमकार कंपनियों, जिसमें डिस्कोज भी हैं, जेनकोज भी हैं, एनटीडीसी भी है और पीआईटीसी है, उसके मौजूदा और रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन को मुफ्त बिजली दी जाती है। ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन को सालाना 1 अरब 25 करोड़ और ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को सालाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की बिजली मुफ्त मिलती है। अल्लाह हम सब पाकिस्तानियों को मुफ्त बिजली दिलवाए। इजलास में 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिल आइंदा 6 माह की इकसात में वसूल करने का ऑप्शन ज़ेरे गौर आया। ताहम काबीना ने मामला दोबारा तवानाई डिवीजन को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आईएमएफ को राजी करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आईएमएफ ने जब हमें पैकेज दिया था आखिरी, तो उसकी एक बड़ी शर्त ये थी कि जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है पावर सेक्टर में, जो 4000 अरब क्रॉस कर चुका है, वो सामने पेश किया जाए, उस पर अमल दरामद कराया जाए, उसको खत्म किया जाए। अब ये 4000 अरब रुपए हुकूमत के पास तो नहीं है देने को, ना ही किसी सरकारी इदारे के पास है। ये देने हम सब ने हैं, मैंने हैं, आपने हैं, हर पाकिस्तानी ने हैं। और जिस तरह के बिल्स आ रहे हैं, इंतहाई नाइंसाफी हो रही है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सैफुल्ला आबरो साहब। आप चेयरमैन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर पावर के। बहुत बहुत शुक्रिया आबरो साहब आपके कीमती वक्त का। हुजूर, अब तो पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगा, ये फैसला आखिर है किसके हाथ में? क्या पाकिस्तानी इदारों के हाथ में है कि टैरिफ क्या होना चाहिए, या क्योंकि हमें इतना बड़ा सर्कुलर डेट खत्म करना है और उसके लिए पैसे हमें आवाम से ही लेने हैं, तो आईएमएफ की डिक्टेशन के ऊपर ही सब कुछ होगा? व्हाट इज करेक्ट सर? देखिए जी, यहाँ एक परसेप्शन है ना। पहले तो देखिए, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ये आईएमएफ कहता है कि जो रेट्स दिए होने चाहिए। देखिए, एक आईएमएफ लोन देता है, वो इस चीज को इंश्योर करता है कि मैं जब लोन देता हूँ तो उसका सही जो है वो इस्तेमाल हो। उसके बाद जो मतलब रिकवरी आपकी कहाँ कहाँ से होगी, जो आप हमें लोन जो है वापस करेंगे, उनका इससे कभी भी नहीं होता कि आप यहाँ से अवाम पे बोझ डालें। जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि आईएमएफ कहता है कि लेकिन वो सर ये तो देखते हैं ना, कर्जे वापस कैसे होंगे, जो मुल्क दलदल में फंसा हुआ है। जी जी, मैं उसी पर रहा हूँ। देखिए, पहले तो उनको ये है कि जो उन्होंने कर्जे देने हैं या दे रहे हैं, वो वापस कैसे होंगे, वापस तो एक दिन होने हैं ना। वो उसी का प्लान मांगते हैं इनसे। अभी जहां तक बिजली की बात आ गई, तो कल जब पावर कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो पावर डिवीजन ने वाज़ेह तौर से कहा कि आईएमएफ से कोई भी ये पाबंदी नहीं होती कि रेट आप इतना बढ़ाएं। वो ये कहते हैं जो पॉलिसीज आप अनाउंस करते हैं, जो मतलब आपके बिल जाते हैं, उसकी रिकवरी होनी चाहिए प्रॉपरली। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उन्होंने सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान मांगा था जब ये सारा पैकेज देने से वजह है ना। जी जी बताएं। ये देखें, ये इसके बाद तो उसका जो टर्न आता है ना, जब बिजली देखें, बिजली है क्या, पावर जनरेशन प्लांट जो आपके हैं, एक पब्लिक सेक्टर पावर सेक्टर प्लांट है जिसको जेनकोस कहते हैं, जो पब्लिक सेक्टर जनरेशन प्लांट है। नंबर 2 जो है आपके आईपीपीज है।
ये हमारे पास दो जो सेक्टर्स हैं जो बिजली बनाते हैं, एनटीडीसी इनसे बिजली परचेज करती है और एनटीडीसी फिर बिजली देती है डेस्कोस को। तो देखिए जो कास्ट है पावर जनरेशन की और जो ट्रांसमिशन लाइन है ट्रांसमिशन की, उन दोनों को मिला के वो जब डेस्कोस वो परचेज करते हैं बिजली, तो डेस्कोस पाबंद है कि वो उतने पैसे वापस दें एनटीडीसी को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो जो शॉर्टफॉल आ जाता है ना, जो बिजली की परचेजिंग कास्ट होती है और जो वो रिकवरी नहीं कर पाते या जानबूझ के, वो एक अलग इशू है जिसमें उनकी चोरी इन्वॉल्व है, उनके सारे स्टाफ शामिल होते हैं। आप देखेंगे किसी भी डिस्को के इनके जो ऑफिसर लाइनमैन के पास जाएंगे या एलएसटी आप जिक्र लेंगे, तो उनके बस 10-10 8-8 बेंगलोर है एक एक शहर में। तो वो ये आप हमारे पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं जो उनके ठीक। जेबों में जाते हैं, वो रिकवरी प्रॉपर करते नहीं। जब वो रिकवरी वापस नहीं करेंगे तो वो अमाउंट बन जाता है सर्कुलर डेट। तो आईएमएफ ये कहता है कि भाई प्रॉपर रिकवरी सिस्टम ठीक। बनाए ना, रिकवरी ठीक। क्यों नहीं लोग आप करते। लेकिन अच्छा सर, जहां तक बात, जी हाँ सर, जी, कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर लें सर। अच्छा जहां तक बात आ गई कि इस पे कौन अमल करेगा, एक्चुअली ये काम ही पावर डिवीजन का है। पावर डिवीजन ने ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि ये सर इलेक्ट्रिसिटी जो की जो काम लॉसेज है 76 कम। सालों में नहीं हुआ बड़ो साहब, वो आज कैसे होगा? पावर डिवीजन की यही तो कारकर्दगी है कि 4000 अरब का सर्कुलर डेट बन गया। पावर डिवीजन की यही तो कारकर्दगी है कि आईपीपी को कंट्रोल नहीं कर पाया। पावर डिवीजन की यही तो कारकर्दगी है कि आज जो बिल्स लोगों को मौसूल हो रहे हैं, किसी को 50 रुपए यूनिट पड़ रहा है, किसी को 150 रुपए यूनिट पड़ रहा है, किसी को 125 पड़ रहा है। कल ही हमारे प्रोग्राम में सोहेल बजाज साहब बड़े पावर एक्सपर्ट है, उन्होंने भी सारा ये बिल्स के साथ उन्होंने प्रूफ किया, एविडेंस के साथ आपने प्रूफ किया। सर नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के काम को कौन देख रहा है, कौन जायजा ले रहा है? कोई है जो चेक कर रहा है कि नेपरा अपना काम सही कर रहा है कि नहीं? अबड़ो साहब। हाँ जी, आप नहीं, आपने किसी और से सवाल नहीं पूछा। सर, आप ही से पूछ रहा हूं कि नेपरा के ऊपर कोई और बॉडी है जो ये चेक कर रहा हो कि नेपरा अपना काम सही कर रहा है? नेपरा तो देखिए जब उनके चेयरमैन को बुलाया जाता है कमेटीज में, वो तो कहते हैं हम तो रेगुलेटर हैं, हम अथॉरिटी हैं, पाबंद नहीं आने को। बड़ी मुश्किल से तो उनको अब उनके जो अफसरान है वो आते हैं। तला साहब यहाँ मुसीबत ये है कि हमारा कोई भी डिपार्टमेंट प्रॉपरली जो उसकी ड्यूटी पे काम नहीं करता। जब उनको कोई अथॉरिटी दी जाती है वो कहता है कि मैं अभी किंग बन गया और मैं ये जो बादशाह। ये डिपार्टमेंट है ये मेरी जाति प्रॉपर्टी है। आजकल तो आप देखें ये अपना जो पावर डिवीजन है, मैं पावर डिवीजन का आपको जिक्र करूं कि इन्होंने एक मतलब ओवरऑल पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने अभी ताजी जो हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो ये एक्ट पास किया है जो मतलब ये बीओडी जो आप जो है ना अपॉइंट करते हैं। आप यकीन बीओडी किसके, ये बीओडी को अथॉरिटी दे दें, कंपनी को वो चलाएं, सीओ की अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट वो करें, एसीआर वो लिखें। जब उनकी आप अहलियत देखें, अच्छा एक्ट में ये लिखा हुआ है कि उनकी जो स्किल्स होनी चाहिए, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में, रिलेटेड कंपनी में। लेकिन मैं आपको 4-5 डिस्कोर्स में सिंध के डिस्कोर्स आपको बताऊं स्टेट को, आप देखेंगे कोई खजूर वाला, कोई स्टील मिल वाला, अस्तगफिरुल्लाह। स्टेट एजेंट, सीएनजी वाला, राइस मिल वाला, पेट्रोल पंप वाला, ये आपके वहां जो बीओडी के मेंबर्स हैं। अभी आप मुझे बताएं जतोई साहब ये कंपनी चलेगी कैसे, बिल्कुल जिन ठीक। लोगों को कोई पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही ठीक। अशर हेस्को का, ऐसा केस को, अच्छा केस को में जो नेगल साहब ने अशर किया है, नेगल साहब तो देखिए माशाल्लाह उनके ख्यालात अच्छे होते हैं और खुशी होती है कि मतलब ऐसी चीज अमली तौर पे होनी चाहिए। लेकिन आप देखें केसको का जो हशर किया है इन्होंने कोटा इलेक्ट्रिक कंपनी का, सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स हैं वो इनकी अपनी पार्टी के हैं, जिनको बोलने तक नहीं आता। आप उनको कहें कि ये 2 जुमले बोले। अभी आप बताएं जब कंपनीज में ऐसे बीओडीज आएंगी बिल्कुल बिल्कुल जिनके सर, कानून मेरिट पे जो काम हो ही गवर्नमेंट नहीं रहा है, बनाएगी, पर्चियां पर्चियां तो पर्चियां आपका पर्चियां ही भरी तो हुई हैं सर। कैसे आप उनके उनके सोल्यूशन क्या वो है सर? इफिशिएंसी इस कहां वक्त से इस आएगी। वक्त सर बहुत सारे लोग, आपका भी एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, कल जो आप टेलीविजन में बैठे हुए थे जियो न्यूज के ऊपर, आईपीपीस के ऊपर बड़ी इशारियां हो रही हैं सर, बड़े इशारे उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं। हमारे प्रोग्राम में कहा गया कि 4 अरब डॉलर का तो इनका सालाना प्रॉफिट है, यानी को 1200-1300 अरब रुपए का इस वक्त डॉलर को देखते हुए। ये मुझे बताइए, आईपीपीस भी आप बदमाशी कर रहे हैं, नेपरा भी बदमाशी कर रहा है। अगर इसी तरह हमारा पावर सेक्टर चलेगा हुजूर, तो इस बदमाशी को, इस बादशाहत को कौन खत्म करेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने पूरी आवाम के साथ भी। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारी गवर्नमेंट जिसकी जाती है उनका ध्यान ही इस तरफ नहीं है कि ये एक ऐसा बेसिक इशू है
जो भी हुकूमत आती है उसको इस पे फोकस करना चाहिए। ये ऐसे चलेगा नहीं। ये तो अभी आज 65 और 60 पे आप बैठे हैं, जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा तो ये आपकी जो प्राइसेज है ये 100 से भी तजावुज कर जाएंगी। ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि ये कीमतें कम हो। इसलिए हर हुकूमत को ध्यान देना चाहिए, जो यहाँ नहीं होता हमें बैठ के इसके लिए पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आईपीपी को दिल बड़ा करके इनके ओनर्स को आगे आना चाहिए। पाकिस्तान का गरीब अवाम बड़ी मुसीबत में। अच्छा, वजह क्या है? और आपने सर जो कह अभी रहे हैं उनके बताया। उनके ओनर्स का नुमाइंदा तो वजीर है इस वक्त, पावर सेक्टर का ही। मैं बता रहा हूँ आपको कि 2018 से लेके, मतलब मैं सिर्फ 19 जून, 20 जून, 21 जून, इन 3 सालों में और ये 22 में तकरीबन 1000 बिलियन से ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट अदा की जाती है, जो बिजली पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परचेज भी नहीं करती। पाकिस्तान का आवाम लोड शेडिंग को फेस करता है, लेकिन वो बिजली उनको आइडियल पेमेंट एज अ कैपेसिटी पेमेंट पे की जाती है। अभी 1000 बिलियन आप बजट में निकाल के आप चंद लोगों के जेबों में डालेंगे तो देखिए जी, पाकिस्तान का आवाम तो कभी भी आगे जो है वो खुशहाल नहीं हो और सकता। उनको ये अबड़ो मसाइल साहब दिन ब दिन बढ़ते ईरानी जाएंगे। ईरान के एम्बेसडर कहते हैं कि हम बिजली, गैस, पेट्रोल सब सस्ता मुहैया कर देंगे, लेकिन हमारे हुक्मरान कहते हैं अमेरिका नाराज ना हो जाए। क्या पाकिस्तानियों का नाराज होना जरूरी है नहीं है क्या? सिर्फ अमेरिका का ही ख्याल रखा जा रहा है हुजूर? देखिए जी, ये तो एक बड़ी डिबेट है ना, इसके लिए सबको बैठना चाहिए, सब पार्टीज बैठे हैं, सब स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, और हर मुल्क जो है ना मतलब इसमें आजाद है। मेरे ख्याल में जहाँ से उसके मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है तो हमें वो जो ऑप्शन हैं उस पर जाना चाहिए। आप ऐसा कह तो रहे हैं कोई भी सर नहीं। हम अभी आपने आजाद हैं देखा अपने अपने मुआशी फैसले करने के लिए? ऐसा इशू है। अभी आपने देखा ना, रशिया से तेल जो आया, रशिया से पहले कहते थे कि तेल नहीं लेना ना, सर हमारी पार्टी रशिया के से ऊपर तेल बड़ी आया तो बड़ा पाकिस्तान में आरोप एक था। बड़ी ऑयल कंपनी बंद होकर चली गई। खैर बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब आपके कीमती वक्त का। यहाँ हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्योंकि पावर सेक्टर को तो हम डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि ये इस वक्त अवाम की सबसे बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लटकती तलवार है। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी तलवार लटक रही है। उनके बड़े बड़े लीडरान के नाम डाल दिए गए हैं स्टॉप लिस्ट के अंदर ताकि वो मुल्क ना छोड़ सके। तफसीलन डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। सियासी शतरंज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खवातीनो हजरात, जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। कुछ ऐसी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि साबिक सूबाई वजीर समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 60 ऐसे अफराद हैं जो कि सरकारी अफसरान हैं और बड़ी अहम पोस्टों पर रहे हैं। उनके नाम बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं। इसमें सिंध के सूबाई वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और इसमें एक नाम जो सर फहरिस्त नजर आ रहा है वो है मुकेश कुमार चावला साहब का। उनका नाम भी बताया जा रहा है कि स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर रहनुमा मुकेश कुमार चावला के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब में तहकीकात इस वक्त जारी हैं। पीपल्स पार्टी के करीबी सरकारी अफसरान के खिलाफ भी नैब कराची में इंक्वायरीज खोले जाने का इम्कान इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। जराए का कहना है कि मुकेश कुमार चावला का नाम नैब की सिफारिश पर उबूरी स्टॉप लिस्ट पर डाला गया है। तमाम नाम अगस्त के पहले हफ्ते से लेकर अब तक मुख्तलिफ मरहलों में इस स्टॉप लिस्ट में शामिल किए गए हैं। क्या सूरत हाल है, जानेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नवाब तैमूर डालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डालपुर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। मैं पहला सवाल यही आपसे पूछूंगा, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, क्या ये नाम एक्चुअली स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं? मजीद साहब के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि वो भी एयरपोर्ट से जाने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिर आसिफ अली जरदारी साहब इन्वॉल्व हुए। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई नई चीज़ें नहीं है। ये तो बहुत जैसे बुरे वक्त हमने फेस किए हैं, तो इंटरिम पीरियड है चंद माह का, जिसमें इलेक्शन होने और हमें फिर से इंशाअल्लाह ताला वापस हुकूमत में आना है। ये बिल्कुल आपकी बात में हकीकत है कि काफ़ी पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जिनके नाम स्टॉप लिस्ट पे डाले गए हैं। ये टेम्परेरी स्टॉप लिस्ट पे जाते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद ये नाम खुद ही हट जाते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द स्टॉप। सर कौन डाल रहा है, तो ये मालूम पड़ा सर कौन डाल रहा है ये नाम? ऐसे हुआ था और नाम कुछ लिस्ट में है। देखिए, ये तो जो आजकल करते धरते हैं मेरे ख्याल से वही डाल रहे होंगे, पर हमें किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है। हम सब यहीं पर बैठे हैं और हमने तो फैसला किया है कि हमें से इलेक्शन तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा, स्टॉप लिस्ट पे
नाम हो या ना हो, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू एग्जिट द कंट्री। सर, सियासी तज्जियाकार तैमूर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का रोमांस खत्म हो गया है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, रोमांस तो हमेशा के लिए नहीं होता। रोमांस होता है तो कभी रोमांस पुराना हो जाता है तो थोड़ा ढल जाता है, पर मैं समझता हूँ ये रोमांस चलता रहेगा, होता रहेगा, कभी कम कभी थोड़ा ज्यादा, पर आई डोंट सी एनीथिंग मेजर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। शायद इलेक्शन की हम जो जल्दबाजी कर रहे हैं, शायद ये बात उनको किसी को पसंद नहीं आ रही, हो सकता है ऐसी कोई बात हो, बट वेरी सिंपली आई डोंट सी एनी मेजर प्रॉब्लम। कोई ऐसा मेजर इशू नहीं। जिद हमारी किसी बात पे, हम सिर्फ इलेक्शन टाइम पे चाहते हैं, जो कि हमारा कानूनी हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, हम वही करना चाहते हैं। यानी तैमूर टालपुर साहब ने ये तो कंफर्म कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल हो रहा है और लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। तैमूर टालपुर साहब, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपसे पूछना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, मुश्तरका मफादात काउंसिल में आप ही के वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त अग्री किया, हल्का बंदियों से मुतालिक अहम फैसला हुआ, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने बोला कि दिसंबर तक तो हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे, यानी मार्च अप्रैल मई की बात आ रही है सामने। लेकिन अगर आप लोगों को 90 दिन में हुजूर इलेक्शन चाहिए थे तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों रजामंदी जाहिर किया आपने कि ये किया जाए? अगर वहां आप रजामंदी जाहिर नहीं करते तो आज 90 दिन में इलेक्शन हो रहे होते हुजूर। देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कॉमन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में काउंसिल कॉमन इंटरेस्ट सिर्फ मुराद अली शाह साहब नहीं थे, उनके साथ नवीद कमर साहब भी थे, उनके साथ कमर जमान कायरा साहब भी थे। बाकी हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन थी और हमने पहले बड़ा क्लियर स्टांस लिया था कि हम इस सेंसस को कबूल नहीं किए करेंगे जब तक हमें ये गारंटी नहीं दी। जब हमें ये गारंटी मिली कि हम सेंसस को कबूल कर लें, हम डीलिमिटेशन नहीं करेंगे, जब हमें ये गारंटी मिली, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी गारंटी मिली, उसके बाद एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने ये बेहतरी का एक फैसला किया कि ठीक है, हम सेंसस को कबूल कर लेते हैं। और तब भी हमें ये कहा गया क्योंकि हम डीलिमिटेशन नहीं करेंगे तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होगा। तो अब शहबाज शरीफ साहब भी जरा चुप है, खामोश है, मुझे नहीं पता क्यों, और ये जो लोग थे वो भी खामोश है। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है और एक अच्छा रिस्पांस भी इलेक्शन कमीशन ने दिया है। उन्होंने आज भी जो मीटिंग है उसमें कहा है हमें कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, जो डेट दे सकते हैं आपको ला के दें। और हमारी भी यही इंसिस्टेंस थी आज की मीटिंग में कि वी वांट द डेट एज सून एज पॉसिबल एंड वी वांट इट विद इन 90 डेज। लेकिन हुजूर, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो बोल दिया कि दिसंबर तक ये हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे, तो 90 दिन की तो टाइम लिमिट क्रॉस हो ही जाएगी हुजूर। उन्होंने उसके बाद कल भी एक बयान अपना जारी किया था और आज हमारी मीटिंग में भी हमें ये कहा है कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इन दिनों को कम करें, इस प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करें और कल तक आई एम होपफुल कि हमें एक पॉजिटिव जवाब मिलना चाहिए। तैमूर साहब, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है और बिगर प्लान सिंध के अंदर कुछ और है, कोई बड़ी मंसूबाबंदी के साथ सिंध में कार्रवाई की जा रही है इस वक्त? देखिए जी, हम तो वेलकम करते हैं, हम सियासी मुकाबले के लिए हमेशा तैयार थे और हमेशा तैयार रहेंगे। सर, लॉलीपॉप को तो वेलकम नहीं करेंगे सर? नहीं जी, हमने हमेशा असूल की सियासत की है। हमने हमेशा बड़ी बड़ी ताकतों के साथ हमने टकराया भी है इन कानूनों को, इन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, अपने राइट्स के लिए, सिंध के हकूक के लिए, और वो हम करते रहेंगे। ये छोटी मोटी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं और लॉलीपॉप हमें जो है सो उसकी तरफ कोई अर्ज है नहीं खाने की। We've got much more to do for the province of Sindh and we've already done a lot for the province of Sindh. मैं समझता हूँ पिछली जो हुकूमत हमारी रही है उसमें बहुत कामयाबी आई है और आपने देखा है कि आज कोई क्या भी मंसूबाबंदी करे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो आवाम खड़ी भी है। तो इनके किसी के भी कुछ 19-20 करने से या कोई हमारे खिलाफ साजिश करने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इलेक्शन होगी तो हम बता देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। नवाब साहब, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है, क्या ऑप्शंस हैं और क्या करेगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए जी, हम कुछ करना भी नहीं चाहते, हम तो सिर्फ इलेक्शन ही टाइम पे चाहते हैं और मैं समझता हूँ जो अभी तक हमें रिस्पांस मिल रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो एक अच्छा रिस्पांस है। तो अगर हमें एक डेट मिल जाती है जो बहुत दूर नहीं है तो शायद हम उस बात पे रजामंद हो जाएंगे, वरना वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेसेस टू गो टू। यानी सर, फरवरी मार्च अप्रैल की अगर डेट मिले सर तो आप राजी हैं? फरवरी मार्च अप्रैल की डेट मिले तो आप राजी हैं सर? देखिए, जब तक हमें डेट इलेक्शन कमीशन नहीं देता तब तक मैं अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने के बगैर उस पर कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि अभी तक जो वाज़ेह बात है वो 90 दिन की ही हमारी डिमांड है। अब वो जब कोई डेट हमें बताएंगे तो देन वी विल कंसल्ट विद आवर पार्टी लीडरशिप एंड देन डिसाइड कि क्या लायामल आगे का हमारा होगा पाकिस्तान। क्या प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बनेंगे?
इंशाल्लाह ताला इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स एंड आई थिंक वी आर सिक्योरिंग वेरी गुड सीट्स ऑल ओवर पाकिस्तान. हमारा नंबर होगा तो इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे और वो लेकिन हुजूर जो इस वक्त एनवायरनमेंट नजर आ रहा है, जिस तरह आपके लीडर्स के खिलाफ उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जा रहे हैं, नैब के केसेस खुल रहे हैं, फिर भी आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? इट्स क्वाइट ऑब्वियस, कांट यू सी इट सर? देखिए ये नैब शैब के केसेस तो हम पे पता नहीं कब से चलते रहे हैं, झूठे केसेस. हमें कितनी बार जेलों में कितने सालों साल हमारी लीडरशिप को, हमारे पार्टी कारकुनों को डाला गया. तो दिस डज नॉट मेक अ डिफरेंस. और जो करते धरते हैं वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये कोई पीटीआई नहीं है जो कि एक दिन में जाकर पार्टी करके दूसरी पार्टी बना. देखिए हमने सालों साल जेलें देखी हैं. अगर ऐसी बात होगी तो इंशाल्लाह वी आर रेडी. थैंक यू सो वेरी मच नवाब तैमूर टालपुर साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया. लेकिन एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे, ना जेल रिफॉर्म्स आई, ना जुडिशल रिफॉर्म्स आई, और वाइजत बरी भी हो गए. फिर यकीनन सोचना चाहिए कि निज़ाम में क्या कोताही है, उनको सही कैसे करना है. प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है. अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर हमें जरूर दीजिएगा. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थोड़ा इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.